नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध लेखक और कथाकार डॉक्टर हरीश पाठक की कहानी चीफ की नाक का पाठ करेंगे। यह पहली बार था। प्रबल प्रताप की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह देश की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी के जोनल चीफ के विशाल केबिन में खड़ा था, जहां ठंडी हवाएं रह रहकर बरस रही थीं। पर न जाने क्यों उसे अपने आसपास तेज गर्म लपटों का एहसास हो रहा था। वह हैरान था कि जोनल चीफ जैसे अधिकारी के आसपास बैठे लोगों को भी FIR की ताकत नहीं मालूम थी, जबकि आज पूरे शहर में एक FIR ने हंगामा मचाया हुआ था। शहर में हड़कंप था और जनता हैरान थी कि शहर के सबसे प्रतिष्ठित लंगर सिंह महाविद्यालय के संस्थापक ठाकुर लंगर सिंह पर उन्हीं के कॉलेज की एक प्राध्यापिका ने बलात्कार का आरोप लगाया है। यही खबर पूरे शहर में सुबह से चक्कर लगा रही है। चक्कर लगाती यह खबर परिवारों को डरा रही है और अखबार वालों को धमका रही है। प्रबल प्रताप सीढ़ियां उतर रहा था, पर उसके भीतर यह सवाल उबल रहा था कि चीफ साहब ने उसे सबके सामने किस हैसियत से अपमानित किया। वह शहर के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार राष्ट्र प्रेम का संपादक है। अखबार में छपने वाली हर खबर का जिम्मेदार वह है। अखबार के आखिरी पन्ने पर उसका नाम भी जाता है। चीफ साहब से उसका क्या लेना देना, सिर्फ इतना कि वे उस सदानीरा फाइनेंस कंपनी के मुखिया हैं जो अखबार की पैतृक संस्था है, और इन दोनों के मालिक बड़े साहब यानी ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी हैं। फिर चीफ साहब ने उसे क्यों अपमानित किया, और वह भी कई लोगों के सामने। वह यह भी भूल गए कि वे एक संपादक से बात कर रहे हैं, जिससे मिलने से पहले शहर के DM और SP समय मांगते हैं। प्रबल प्रताप के आगे सब कुछ धीरे धीरे घूमने लगा। वह आकर केबिन में बैठा ही था कि चिंता उर्फ चिंतामणि धड़धड़ाता केबिन में घुस आया। चिंता का चेहरा देख पता नहीं क्यों प्रबल प्रताप को अजीब सी चिढ़ होती है। जोनल चीफ का PA चिंता पूरे कैंपस में दनदनाता घूमता है। माथे पर लंबा टीका श्री, जिसे वह समृद्धि की निशानी बोलता है, लगाए चिंता बुशर्ट का ऊपर का बटन हमेशा बटन रखता है। लोग उसे जोकर कहते हैं। चिंता ने आते ही कहा, आधे घंटे से चीफ साहब आपको याद कर रहे हैं। उसकी नजरें अखबार पर ही गड़ी थीं। उसने चिंता की तरफ देखा तक नहीं। आता हूं, उसके मुंह से बहुत धीरे से निकला। आप इन्हें जानते हैं? केबिन में पहुंचते ही चीफ साहब ने बगल में बैठे एक धोती कुर्तादारी सज्जन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज आपने इनकी इज्जत धूल में मिला दी। जानते हैं, बड़े साहब को जब यह पता चलेगा तो आप यहां से खदेड़ दिए जाएंगे। तब क्या करेंगे? कौन आएगा आपके साथ? जानते हैं जी कितना मुश्किल होता है बगैर नौकरी के जीना। क्या हुआ? वह संयत स्वर में बोला, पूछ रहे हो क्या हुआ? ये लंगर सिंह जी हैं, जिनके गोरखपुर के आसपास 3 कॉलेज चलते हैं। शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, और आपने छाप दिया कि किसी रश्मि कुमारी ने इन पर बलात्कार का आरोप लगाया है, वह भी पहले पन्ने पर, पहली खबर। वह तो सारे अखबारों की आज लीड है। फिर FIR दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी तय है। केवल हमारा अखबार थोड़े है,
हिंदुस्तान और जागरण में भी यह खबर पहले पन्ने पर है। हमने इतना भर अधिक छापा है कि इस कॉलेज में 2 साल में 3 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। फिर शहर का सबसे बड़ा कॉलेज कैसे है? अब की लंगर सिंह बोले। प्रतिष्ठित कॉलेज था, अब नहीं है। प्रबल प्रताप की आवाज गूंजी। चुप रहो जी, आपने मुझसे तो पूछा होता। मैं इस कंपनी का चीफ हूं। चीफ साहब जानते हैं लंगर सिंह जी से कंपनी को कितना फायदा है। आप लगातार बहस कर रहे हैं। ये एफआईआर क्या चीज है? फाड़ कर फेंक दीजिए उसे। कागज का पुर्जा ही तो है। आप एफआईआर का मतलब नहीं जानते, उसकी ताकत नहीं जानते, तो मैं क्या करूं? फिर मैं संपादक हूं, मुझे तय करना है क्या छपेगा क्या नहीं। अखबार में मेरा नाम जाता है, अदालत में मेरी गवाही होती है, आपकी नहीं। आप खबरों के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते। यह अधिकार सिर्फ ग्रुप एडिटर को है, आपको नहीं। प्रबल प्रताप एक सांस में बोल गया। ग्रुप एडिटर कौन? वो बहरा? और वह क्या जाने फाइनेंस के गुर? पैसा तो हम लोग लाते हैं, खबरों से पैसा आता है क्या? जानते हो तुम्हारे अखबार का पैसा कहां से आता है? हमारी कंपनी सदा नीरा तुम जैसों को पाल रही है। यह तो बेहद बदतमीज आदमी है, आपसे बहस कर रहा है। इसे मुर्गा बना दीजिए हमारे सामने, हमारा मन शांत हो जाएगा। अदालत में तो हम देख ही लेंगे कितनी रश्मि कुमारी हमारे आगे पीछे घूमती रहती हैं। क्या आप नहीं जानते? देर तक कैबिन सन्नाटे की बाहों में कैद रहा। प्रबल प्रताप ने लगभग चीखते हुए कहा, आगे से मत बुलाइए मुझे। आपके बुलाने पर मैं आऊंगा भी नहीं अब। अरे यह तो धमकी दे रहा है। लंगर सिंह की आवाज गूंजी। प्रबल प्रताप नीचे अपने केबिन में आ गया। उसने फोन उठाया और ग्रुप एडिटर का नंबर दबा दिया। बाबू तीर विजय, जिन्हें वह बाबू साहब कहता है, फोन के दूसरी तरफ थे। बोलिए प्रबल सर। उसने पूरा किस्सा सुना दिया और उसे लगा बहुत देर से जो कुछ उसके भीतर उमड़ घुमड़ रहा था वह एक झटके में शांत हो गया। पहले धीमे फिर दहाड़ते हुए बाबू साहब ने कहा, डरना मत प्रबल सर। मैनेजरों से संपादक नहीं डरा करते, उनका काम पैसा जुटाना है। हमारा काम बेहतर अखबार निकालना है, निकाल रहे हैं, तभी तो नंबर 1 है। डरना मत, मैं बैठा हूं, मेरे रहते कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी बदतमीजी बड़े साहब तक पहुंचाकर रहूंगा। फोन से टपके ये शब्द प्रबल प्रताप को ताकत दे गए। उसे लगा चीफ साहब के सामने झुकने का मतलब रोज रोज झुकना है। एक झटके में प्रबल प्रताप की नजर कंप्यूटर पर गई। कंप्यूटर फिर बंद था। वह बड़बड़ाया, आज कंप्यूटर बार बार हैंग क्यों हो रहा है? उसने सिस्टम इंजीनियर को फोन किया। उधर से आवाज आई, सर्वर डाउन है सर, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर न जाने क्यों प्रबल प्रताप को लगने लगा है कि जिंदगी भी हैंग हो रही है। कभी तेज तेज, कभी धीमे धीमे, तो कभी कंप्यूटर के स्याह स्क्रीन की तरह काली, भद्दी और बेरौनक। कंप्यूटर में खबरों की पुरानी फाइलें खोलने और बंद करते वक्त एक दिन अचानक उसकी अपनी जिंदगी की फाइल खुल गई। वह चुप-पुच उसी खुली फाइल की एक एक लकीर को पकड़ता छोड़ता रहा। उसके सामने उभरा मुंबई का वह बीटी स्टेशन जहां से आज वह विदा ले रहा था और जा रहा था नई नौकरी पर।
स्टेशन के ठीक सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की भव्य इमारत थी, गॉथिक कला का ऐतिहासिक नमूना। इसी इमारत से निकलने वाले देश के सबसे बड़े अखबार में उसने पूरे 11 साल नौकरी की थी। पत्नी सामने थी, उसकी आंखें गीली थी और कह रही थी, इस उम्र में मुंबई छोड़ना और आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। नई कंपनी, नया अखबार कितना टिकाऊ साबित होगा मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि कहीं यह नौकरी आपको रास नहीं आई तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आप यहां संपादक नहीं थे, पर अखबार तो देश का नंबर 1 है। फिर उसकी आवाज में भारीपन उतर आया और बोली, कहीं ऐसा ना हो यह गलती हमें जिंदगी भर का जख्म दे दे। प्रबल प्रताप सन्नाटे में था। पत्नी के शब्द टन टन की ध्वनि के साथ उसके कानों में बज रहे थे। एक लंबी सीटी बजी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रेंगने लगी। सरकती ट्रेन और हवा में हिलता वंदना का हाथ उसे भीतर तक भेद गया। वंदना का हाथ कभी आंखों तक आता तो कभी हवा में हिलता। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म का गोल काले धब्बे में तब्दील हो गया। वह दरवाजे से सरक कर सीट पर बैठ गया, पर उसके कानों पर वंदना थी। रह रहकर उसके कान सुन रहे थे। ऐसा ना हो कि यह गलती हमें जिंदगी भर का जख्म दे दे। जख्म तो उसे मिले, जख्मी हुए उसके सपने। वह जिन उम्मीदों पर सवार होकर दैनिक राष्ट्र प्रेम का संपादक बनकर गोरखपुर आया था, वैसा उसने कुछ नहीं पाया। उसे याद आया सुबह का वह दिन जब वह दफ्तर पहुंचा ही था कि चीफ रिपोर्टर ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आज रात 8 बजे अगस्त क्रांति मैदान में रामलीला समिति का विशाल कवि सम्मेलन है। बड़े कवि आ रहे हैं, ऊपर से आदेश है। फोटोग्राफर को बोल दिया है, 1-2 कवियों से छोटी सी बात भी कर लेना, खबर के बीच में बॉक्स लग जाएगा। प्रबल प्रताप की यही मुलाकात ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी से हुई थी। वे राष्ट्रभक्ति के गीत मंच से सुना रहे थे। प्रबल प्रताप को उनकी कविताओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मंच के आगे बैठे नौजवान उनकी हर कविता पर ताली बजा रहे थे। वे सुना रहे थे, तरुण क्रांति का शंख बजाओ रे, विषमता दूर भगाओ रे। और मंच के ठीक सामने बैठे नौजवान ताली दर ताली बजा रहे थे। पर प्रबल प्रताप को उनसे मिलकर बात कर जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह भौचक था कि बातचीत में जब उसने पूछा, कविता में आपका आदर्श, तो वह बड़े गर्व से बोले, काका हाथरसी। उसने फिर दोहराया, काका तो हास्य व्यंग के कवि हैं, उनका साहित्यिक योगदान तो ज्यादा नहीं। निराला, दिनकर, पंत में से कोई? वे बेधड़क बोले, मैं काका को सबसे ऊपर मानता हूं। उनकी निश्चल हंसी, उनका कविता पढ़ने का अंदाज, लोगों को लोटपोट कर देने की कला लाजवाब है। वे सबसे ऊपर हैं। फिर वे काका हाथरसी की कुछ कविताएं सुनाकर खुद इतनी जोर से हंसने लगे कि प्रबल प्रताप डर गया। ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी से यह उसकी पहली मुलाकात थी। जाते जाते उन्होंने कहा, मिलते रहिए। एक साथ 33 शहरों से राष्ट्र प्रेम नाका रंगीन ब्रॉडशीट अखबार निकाल रहा हूं। संपादक बना दूंगा, संपादक। इसी कोण पर आकर सब कुछ बदल गया था। अरसे तक रिपोर्टिंग करते करते प्रबल प्रताप ऊब गया था। प्रशासन से लेकर हेल्थ और रेलवे से लेकर लेबर तक
सारी बीट वह देख चुका था। उसके भीतर एक महत्वाकांक्षा बार बार पछाड़ खा रही थी कि जब जहां उसे मौका मिले वह संपादक की कुर्सी पर बैठ जाए, एक ऐसा अखबार निकाले जिसमें जनता का चेहरा दिखे, वह जनता का लाडला अखबार बने। उसके केबिन के बाहर भीड़ ही भीड़ हो और अखबार के आखिरी पन्ने पर बतौर संपादक उसका नाम हो। यह सपना हर रोज हर वक्त उसके मन के भीतर गश्त लगाता। यदि शहर भी बदलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, वंदना की नौकरी चल ही रही है। यह तो उसे राष्ट्र प्रेम में आकर पता चला कि मंच से राष्ट्रभक्ति के गीत गाने वाले और हर समारोह की शुरुआत में भारत माता की मूर्ति पर पुण्य अर्पित करने वाले ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी उस सदा नीरा फाइनेंस कंपनी के मुखिया हैं, जिसकी पूरे देश में 369 ब्रांच हैं। सदा नीरा का तंत्र ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी ने इस तरह बनाया था कि उसकी सांसें उसी के इशारे पर ऊपर नीचे चलती थीं। हर शहर में, गांव में, कस्बे में सदा नीरा के दफ्तर थे। उसके एजेंट, जिन्हें वह फील्ड वर्कर कहता, रोज घर घर जाकर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक इकट्ठा करते। फुटपाथ पर बैठे मोची से लेकर चना चबैना बेचने वाले, फूल माला बेचकर अपना पेट पालने वालों से लेकर घरों में दूध देने वाले और मंदिर के पुजारी तक सदा नीरा के क्लाइंट थे। न बैंक जाने की जरूरत, न लाइन में लगने का झंझट। छोटा आदमी, अनपढ़ आदमी खुश रहता कि घर से पैसा ले जाता है और मौका पड़ने पर घर पर ही पैसा वापस आ जाता है। शादी विवाह हो या मरक मौत, सदा नीरा को फोन करो, पैसा हाजिर। यह भी कि होली, दीपावली और सदा नीरा के स्थापना दिवस पर मिठाई के डिब्बे का आना कभी नहीं रुका। यह ऐसा टोटका था जिसने सदा नीरा को घर घर पहुंचा दिया था और देखते ही देखते वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी बन गई थी। ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी मंच से उतरकर सदा नीरा के सर्वे सर्वा थे। वे कविताएं भूलकर यह ध्यान रखते कि किस जोन को कितना टारगेट दिया है और वह पूरा हुआ या नहीं। यदि किसी जोन ने टारगेट से ज्यादा पैसा जुटा लिया तो उसे उपहारों से लाद दिया जाता। इंटर्नशिप के साथ विदेश यात्रा का भी मौका वह जोन और उसके अधिकारी पा लेते। यहाँ आते ही कविताएं दराज में चली जाती और ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी बड़े साहब में तब्दील हो जाते। ऐसे बड़े साहब जिनकी कानपुर में ड्रीमलैंड नाम से अपना ही शहर बसा हुआ था। इसमें ऑडिटोरियम भी था और थिएटर भी। इसमें जहाज भी खड़े थे और 5 सितारा सुविधाओं वाले गेस्ट हाउस भी थे। बड़े साहब की गिनती देश के बड़े उद्योगपतियों में थी। अमिताभ बच्चन भी ड्रीमलैंड में आते थे, कपिल देव भी और सानिया मिर्जा भी। मायावती से भी उनके रिश्ते थे, मुलायम सिंह से भी और राजनाथ सिंह से भी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े साहब ड्रीमलैंड में ही रहते और अपना उत्सव मनाते। नए साल के पहले वे 113 अनाथ लड़कियों का विवाह कराते। उस दिन राष्ट्र प्रेम सहित तमाम अखबारों में पूरे पेज की खबरें छपती। खबरें वे नहीं छप पाती जिनके बारे में साफ साफ हिदायत थी कि कंपनी के हित में शहर के इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जुड़ी कोई भी खबर न छापी जाए। ये और ऐसे तमाम रंग बिरंगे पर्दे धीरे धीरे उसके सामने से हटते गए। जैसे जैसे वह अखबार में पुराना होता गया, वैसे वैसे उस सूची से निकले नाम उसे अपने बनैले पंजों से डराते रहे। यह राज पल प्रतिपल गहराता जा रहा था कि आखिर जनता का अखबार स्लोगन के साथ निकलने वाले राष्ट्र प्रेम से अशोक शुक्ला, सुधीर सिंह, छात्र नेता मुर्गी सिंह, राकेश यादव, चंदन सिंह, S.O. राम पुकार और DSP शिवचरण लाल का क्या रिश्ता है। चीफ साहब के केबिन में
उनका बेधड़क आना, घंटों बैठे रहना, उनके सत्कार में पूरे दफ्तर का जुट जाना किस हकीकत की तरफ इशारा करता है, जबकि ये सारे शहर के बदनाम चेहरे हैं। अशोक शुक्ला को आप नहीं जानते? न्यूज एडिटर भूत भावन, जिन्हें दफ्तर में सब बाबा कहते थे, उसने चौंकते हुए पूछा। मैं कैसे जानूंगा? मैं तो सीधे मुंबई से आया हूं, पहले कभी यूपी में रहा भी नहीं। वह धीरे से बोला, अशोक शुक्ला उसी श्री प्रकाश शुक्ला का भाई है जिसने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में एसटीएफ ने उसे गाजियाबाद में मार गिराया था। उतना ही शातिर, उतना ही बड़ा क्रिमिनल अशोक शुक्ला है। चीफ साहब से उसका क्या लेना देना? प्रबल प्रताप ने पूछा। रोज आता है, वह साहब का भी खास है और चीफ साहब का भी। सुधीर सिंह भी चीफ साहब का खास है। कौन? वही सुधीर सिंह जो जेल से रंगदारी मांगता है? जी, वही सुधीर सिंह जो जेल से रंगदारी मांगता है और पैरोल से छूटने के बाद सबसे पहले चीफ साहब के पैर छूने आता है। इधर छूटा, उधर फिर कोई हत्या और फिर भीतर। इस बार भूत भावन खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, ये चीफ साहब हैं सर। घबराहट होती है कभी कभी यह सब देखकर कि शहर के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार की पैतृक संस्था का जोनल चीफ अपराधियों को शरण भी देता है और उनसे रिश्ते भी रखता है। छात्र नेता के नाम से मशहूर मुर्गी सिंह ने तारामंडल में अपनी पूर्व प्रेमिका को बीच चौराहे पर जला दिया था। जब तक उसकी देह जलती रही, वह रिवाल्वर थामे वहीं खड़ा रहा। राम पुकार जब रेती चौक में एसओ था, तब अपने लापता भाई का पता लगाने की गुहार लेकर थाने पहुंची एक गर्भवती महिला को इसने इतना प्रताड़ित किया कि उसका थाने में ही गर्भपात हो गया। वह भी चीफ साहब का खास है। डीएसपी शिवचरण लाल, जिसने फंदे पर लटकी अपनी पत्नी का वीडियो बनाकर खुद वायरल कर दिया था, बाकायदा सजा काट कर लौटा है। उसने तो चीफ साहब की छोटी बेटी के विवाह की सारी तैयारियां की। दरवाजे पर वह साफा बांधे ऐसे खड़ा था जैसे चीफ साहब की बेटी न होकर उसकी बेटी हो। इसके बाद भूत भावन शांत हो गया। प्रबल प्रताप भी शांत था। एक ऐसा सन्नाटा दोनों के बीच पसरा था जो धीरे धीरे डर पैदा कर रहा था। घंटी बजी। प्रबल प्रताप ने फोन उठाया। दूसरी तरफ चिंता था। साहब बात करेंगे, उसने कहा। ये पंडवा कौन है जी? चीफ साहब की आवाज आई। पंडवा? मैं तो नहीं जानता, प्रबल प्रताप बोला। अरे कोई पंडवा था आपके पहले संपादक, 2 घंटे से नीचे बैठा है, भीख मांग रहा है, कह रहा है रिटायर हुए 3 साल हो गए, न पीएफ मिला न बकाया। अरे हम क्या करें जी, हमारा अखबार से क्या लेना देना, बड़े साहब जाने उनका काम। इस बीच भूत भावन फुसफुसाया। प्रदीप पांडे होंगे, पुराने संपादक, कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। नौत नवा में एक्सीडेंट में जब से उनका बेटा मरा है, बेहद परेशान है। कल मेरे पास भी आए थे, आपसे मिलना चाह रहे थे, पर कल आपको फॉरेस्ट क्लब में मालिनी अवस्थी के कार्यक्रम में जाना था। मैं नहीं जानता, मेरे पहले वे ही संपादक थे, मुझे बस इतना पता है, प्रबल ने कहा। पर उसने साफ साफ सुना, चीफ साहब किसी से कह रहे थे, लगाओ साले को, पेड़ पर लटका है क्या पैसा जो तोड़ कर दे दूं? कितनी मुश्किल से जुटता है पैसा, ये मैं ही जानता हूं।
फोन कट गया। फोन से उभरा चीफ साहब का बदमिजाज चेहरा प्रबल प्रताप को तोड़ रहा था। यह कैसा आदमी है जिसने मान मर्यादा की सारी दीवारें तोड़ दी। सुधीर सिंह के सामने हाथ जोड़ता है और प्रदीप पांडे को भगाओ साले को कहता है, पांडे को पंडवा कहता है और अपराधियों को सर। उसे लगा वह सायास ही उस गंदी गुफा के मुहाने पर खड़ा है जिसके आसपास चटक मटक रोशनी थी। उसी चमकदार रोशनी ने उसे झल लिया था। वह झिलमिलाती और मन को रिझाती उस रोशनी के पीछे का स्याह अंधेरा कहां समझ पाया था। वह तो सुन रहा था वंदना की आवाज। ऐसा ना हो यह गलती हमें जिंदगी भर का जख्म दे दे। उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। तो वह ठगा गया है। उसके भीतर से एक मजबूरन आवाज उभरी। ठगा तो कोई और गया था। यह किस्सा उसने कई बार कई लोगों से सुना था। जब जब सदा नीरा की बात चलती तब तब श्रीधर पंजाबी का जिक्र जरूर होता, और श्रीधर पंजाबी का जिक्र होता तो यह सच बेपर्दा हो जाता कि ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी का देश प्रेम, देश के प्रति उनकी निष्ठा, भारत माता की विशाल मूर्ति के आगे उनका झुकना और पर्व जैसे आयोजन सिर्फ और सिर्फ छलावा हैं। उनकी नींव में वह दगाबाजी बहुत चुपके से आ बैठी है जो दगाबाजी उन्होंने श्रीधर पंजाबी के साथ की। वक्त की रेत में सब कुछ फिसल गया। लोग हाथरस को भूल गए, लोग श्रीधर पंजाबी को भूल गए, लोग उस मायावी लोक में गुम हो गए जो ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी का बनाया हुआ था। यह किस्सा हाथरस का नहीं है, यह किस्सा कानपुर का नहीं है, यह किस्सा ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी के उस कायांतरण का है जिसमें वह कवि सम्मेलनों के मंच से उतरकर सदा नीरा जैसे विशाल साम्राज्य का बड़ा साहब बन जाता है। स्कूटर पर कुर्ता पाजामा पहनकर गली गली घूमने वाला ध्रुव नारायण ऊपर से नीचे तक सफेदी में डूब जाता है। वह सफेद सफारी, सफेद जूते, सफेद कार, यहाँ तक कि उसका केबिन तक सफेदी में सरोबार था। पर्दे सफेद, सोफा सफेद, टेबल, कुर्सी, घड़ी, सब कुछ एक ही रंग में रंगा, झक सफेद। वह 13 दिसंबर की सर्द रात थी। हाथरस के मेले का कवि सम्मेलन था। काका हाथरसी के बगल में बैठे ध्रुव नारायण अपनी कविता पढ़ चुके थे। संयोजक से अपना लिफाफा भी ले चुके थे कि एक पर्ची ने उनकी जिंदगी में हलचल पैदा कर दी। उनके हाथ में एक पर्ची आई जिस पर लिखा था, आज रात आप मेरे मेहमान हैं, श्रीधर पंजाबी। ध्रुव नारायण उठे और पर्ची लाए आदमी के साथ श्रीधर पंजाबी के पास पहुंच गए। सुरक्षा घेरे में बैठे से श्रीधर पंजाबी ने कहा, आप हाथरस के मेहमान हैं, एक दिन मुझे आपकी खातिर करने का मौका दीजिए। ध्रुव नारायण हाथ जोड़कर पूरे झुक गए। उस रात उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे कहां आ गए। मीलों तक फैली कोठी, बाग ही बाग, दरवाजे पर जबरदस्त सुरक्षा। गेट से लेकर कोठी तक जाने के लिए मर्सिडीज, सीएनजी कारों की भी एक कतार खड़ी थी। मेहमानों के ठहरने के लिए होटल नुमा गेस्ट हाउस, पोलो ग्राउंड, रंगमंच, हेलीपैड और एक विशाल सभागार। ध्रुव नारायण को लगा वे किसी स्वप्न लोक में आ गए हैं जिसके हर दरवाजे पर कौतुक और जिज्ञासा की चादर तनी है। वे नीचे बैठे थे और उन्हें रुकना ऊपर के कमरे में था। संगमरमर की सीढ़ियों से जो रास्ता ऊपर जा रहा था उसकी रेलिंग
सोने से मढ़ी थी। जिस कमरे में ध्रुव नारायण रुके थे उसके पीछे कलकल करती एक नदी थी, नीचे जल से लबालब। बताया गया कि यहाँ तक लाने के लिए नदी की धारा ही मोड़ दी गई थी। रात भर सो नहीं पाए ध्रुव नारायण। यह कैसा संसार था जो उन्हें हर पल चौंका भी रहा था और डरा भी रहा था। श्रीधर पंजाबी के इस स्वप्न संसार में वे आ कैसे गए? क्या उनकी कविताओं ने यह दुनिया लिख दी? यही सोचते सोचते वे कहां और कैसे भटकते रहे उन्हें नहीं मालूम। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि इसके बाद वे कितनी बार हाथरस आए और इस कोठी में ही रुके। श्रीधर पंजाबी उस सदानीरा फाइनेंस कंपनी के मालिक थे जो धीरे धीरे विस्तार पा रही थी। निसंतान श्रीधर पंजाबी लगातार यात्राएं करते थे और इन्हीं यात्राओं के दौरान फतेहपुर में उनके पेट में ऐसा दर्द उठा कि उन्हें यात्रा छोड़ वापस हाथरस आना पड़ा। इलाज की सारी कोशिशें जब नाकाम हो गईं, तो ध्रुव नारायण ने उन्हें कानपुर के रीजेंसी गैस्ट्रो हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया और बताया कि डॉक्टर एन के मिश्रा देश के सबसे बड़े गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट हैं। उनका इलाज ही उनकी सेहत सुधार देगा। रीजेंसी में आए श्रीधर पंजाबी के चारों ओर सुरक्षा कवच बन गया, जिसके बारीक तार ध्रुव नारायण से जुड़े थे। उनकी सेहत की खबरें रोज आती रहीं। यह खबर भी अक्सर आती कि सेहत तेजी से सुधर रही है, पर उनसे मिल कोई नहीं पाता। घर वाले भी उनसे मिलने को तरसने लगे। दिन, महीने और साल बीतने लगे। अस्पताल से आने वाली खबरें भी लोग भूल गए। लोग यह भी भूलने लगे कि श्रीधर पंजाबी बीमार हैं। उनकी चर्चा बंद हो गई और चर्चा होने लगी ध्रुव नारायण की, जो धीरे धीरे सदानीरा पर अपना अधिकार जमाने जा रहे थे। अब रीजेंसी जाना और श्रीधर पंजाबी के हाल जानने में लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई थी। जब भी कोई पूछता, जवाब मिलता, सेहत तेजी से सुधर रही है। और इसी तेजी से सुधरती सेहत के बीच खबर आई कि श्रीधर पंजाबी नहीं रहे। उनकी मौत की खबर लोगों ने सुनी और चुप लगा गए, जैसे उन्हें एहसास था कि उनकी मौत तो हर पल, हर क्षण, रोज रोज हो रही है। हुआ यह कि अब सदानीरा ध्रुव नारायण की कंपनी थी और वे ध्रुव नारायण राष्ट्र प्रेमी से बड़े साहब में तब्दील हो गए थे। उन्होंने पूरे देश में कंपनी का विस्तार किया। हाथरस बहुत पीछे छूट गया। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति कंपनी का स्लोगन था। सारे कर्मचारी एक ही रंग में रंग दिए गए थे। नीला पैंट और नीली शर्ट उनका परिधान था। कंपनी जोन में बांट दी गई। जोनल चीफ कंपनी का बड़ा अधिकारी हो गया। उसके बाद रीजनल मैनेजर, फिर सेक्टर मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर। हर ऑफिस में बड़े साहब की आदमकद तस्वीर लगाना जरूरी था और जरूरी था दफ्तर शुरू होने के पहले जन गण मन का गान। अखबार इन सबसे अलग था और सबसे अलग था प्रबल प्रताप का मन। उसका मन रह रहकर मुंबई की तरफ उड़ता और वह बार बार सोचता, जनता का अखबार क्या ऐसा होता है जिसमें जनता के दुख, उसके त्रास, उसकी पीड़ा, उसके सपने, उसका क्रंदन और उसके सरोकार ही गायब हों? वहां उपस्थित हो सिर्फ मालिक का गुणगान, उसके यशोगान से भरे हों सारे पन्ने, जहां अपराधी शरण पाते हों और आम जन तिरस्कार। अब की
प्रबल प्रताप के सामने उभरा प्रेरणा सम्मेलन का वह दृश्य जो चाहकर भी वह भुला नहीं पाता। वह सोच ही नहीं सकता कि दूसरों को लज्जित और अपमानित करने वाला चीफ बड़े साहब के चरणों में कैसे दूर तक पड़ा रहा था। कांप गया था प्रबल प्रताप। उसके सामने उभरा ड्रीमलैंड का वह भव्य समारोह जिसमें संपादकों को हर हाल में उपस्थित रहना था। वह सबसे आगे की कतार में बैठा था। सारे जोनल चीफ, रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर और ब्रांच मैनेजर वहां मौजूद थे। नीले पैंट, नीले शर्ट वाली कॉर्पोरेट ड्रेस में। मंच पर सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पर बड़े साहब बैठे थे। वे बहुत पुलकित थे। उनकी आवाज उत्साह में ऊपर नीचे हो रही थी और वे कह रहे थे, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी खुशी का कारण गोरखपुर यूनिट है। इस यूनिट ने पिछले माह ऐसा काम किया है कि यह यूनिट सभी की सिरमौर बन गई है। सभी को इस यूनिट और इसके जोनल चीफ नमो नारायण, जिन्हें मैं नाना कहता हूं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नाना प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। हर माह उनके टारगेट का आंकड़ा बढ़ता ही जाता है। पिछले माह उन्होंने टारगेट से 100 गुना बिजनेस किया। एक कंपनी को इससे ज्यादा क्या चाहिए। वे कंपनी के ऐसे हीरे हैं जिनकी चमक से हमारे चेहरे भी चमकते हैं। सभागार तालियों में डूबा था। देर तक तालियां बजती रहीं। फिर आवाज उभरी, गोरखपुर के जोनल चीफ नमो नारायण मंच पर आए। मंच पर एक तरफ से 4 लोग एक विशालकाय लाल गुलाबों का हार लेकर आगे बढ़े और दूसरी तरफ से चीफ साहब। बड़े साहब की आवाज फिर गूंजी, आप भी नमो नारायण बन सकते हैं। आप भी एक दिन इसी तरह इसी मंच पर मेरे हाथों सम्मानित हो सकते हैं, बशर्ते आपका टारगेट भी 100 गुना हो जाए। वे रुके, फिर बोले, क्या थे नमो नारायण? कुछ भी नहीं, 0। जब मुझसे मिले नंगे बदन थे, सिर्फ एक चड्डी बदन पर थी। मैं कोठी के बाहर खड़ा था। वे आए और मेरे पैरों में गिर गए। वे बोले, साहब पैसा तो कमा लेता हूं पर इज्जत नहीं मिलती। तब कानपुर शहर में वे छोटा हाथी चलाते थे। छोटा हाथी जानते हैं ना आप? टाटा का ACE वाहन, जिसे मैटाडोर भी कहते हैं, जो सामान लादने के काम आता है। सामान लादते थे और दिन भर कभी बर्रा, कभी नौबस्ता, कभी जाजमऊ, कभी विजयनगर तो कभी स्वरूप नगर घूमते थे, पसीना पसीना। चिंतामणि अगली सीट पर इनके पास बैठा रहता। मैंने कहा, दफ्तर आना पूरे कपड़े पहनकर, ऐसे मत चले आना। बिहार से आए थे, आरा के रहने वाले हैं। जब लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ और 60 लोग मारे गए तो इतने डर गए कि आरा ही छोड़ दिया। सीधे तूफान एक्सप्रेस पकड़ी और कानपुर आ गए। अचानक मंच पर हलचल हुई। चीफ साहब दोनों हाथ जोड़े आगे बढ़े और बड़े साहब के पैरों में लौट गए। वे रो रहे थे। लोग दौड़े, उन्हें उठाया, पर लगा जैसे बड़े साहब के पैरों में कोई चुंबक था। चीफ साहब टस से मस नहीं हो रहे थे। प्रबल प्रताप स्तब्ध था। वह बड़े साहब को इत्मीनान से सुन रहा था। वह सुन रहा था उस चीफ साहब का सच्चा किस्सा, जो आज का एक बिगड़ैल अफसर है, जिसकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ
बदतमीजी के सिवा कुछ नहीं होता। सम्मेलन खत्म हो गया था। बड़े साहब कह रहे थे, परसों स्थापना दिवस है, जोर शोर से मनाइए इसे, कोई कसर न रहे, तैयारी पूरी करें। सब गोरखपुर लौट आए। सब तरफ चीफ साहब की चर्चा थी। वे किस तरह देर तक बड़े साहब के पैरों में पड़े रहे। उन्हें बमुश्किल उठाया गया। उनकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं। वे बड़े उत्साह से उस हार को गोरखपुर ले आए जो उन्हें पहनाया गया था। वह हार कई दिनों तक उनके केबिन में सजा रहा। सज रहा था पूरा कैंपस। स्थापना दिवस की सब जगह धूम थी। मेन गेट पर बड़े दरवाजे लगाए गए थे। पूरे कैंपस को रंगीन रोशनियों से ढक दिया गया। गुलाब की पंखुड़ियों से पटा पड़ा था चीफ साहब का केबिन। गार्डन जहां भाषण होना था, उसे एक विशाल मंच बनाया गया। मंच के पीछे बड़े साहब की आदमकद तस्वीर थी। गार्डन के पेड़ रोशनी में नहाए थे। संपादकीय, मशीन, स्टोर, रिसेप्शन, सब जगह रंगीन गुब्बारों से पाट दी गई थी। सबको ठीक 10 बजे आना था, कॉर्पोरेट ड्रेस में। पहले बड़े साहब का उद्बोधन सुनाया जाना था, फिर चीफ साहब का भाषण और अंत में कतार में लगकर सबको मिठाई लेनी थी। प्रबल प्रताप को मंच पर बुलाया गया। वह चीफ साहब के बगल में खड़ा था। सबसे पहले कानपुर से आया बड़े साहब का भाषण पढ़ा गया। तालियां बजी और बजती रहीं। अब चीफ साहब की बारी थी। वे लगातार बोले जा रहे थे और उनका हर शब्द प्रबल प्रताप के भीतर झल्लाहट पैदा कर रहा था। वह हैरान था कि इतनी बड़ी कंपनी का जोनल चीफ बार बार कह रहा था, सदा नीरा फैमिली का जो परिवार है, और प्रबल प्रताप उनके बगल में लाचार खड़ा था। वह बेबस था। वे कह रहे थे, तिलक ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और प्रबल प्रताप उन्हें रोक नहीं पा रहा था। वह उन्हें बताना चाहता था कि आप गलत बोल रहे हैं। भीड़ सन्नाटे में थी और चीफ साहब अपनी ही धारा में। वे कह रहे थे, व्यक्ति को लेकर चल रहा है, संस्था को लेकर नहीं, जबकि संस्था बड़ी है, व्यक्ति नहीं। वे देर तक बोलते रहे। प्रबल प्रताप ने सुनना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मंच से उसका नाम पुकारा गया तो उसकी आंखें खुली। वह माइक तक पहुंचा कि चीफ साहब उसके कान में फुसफुसाए, कम ही बोलिए, हमारी नाक मत कटवाइए, अर्र बर्र मत बोलना। चीफ साहब की आवाज माइक से होती दूर तक फैल गई। प्रबल प्रताप सन्न रह गया। उसे लगा किसी ने बिजली का नंगा तार उसकी रीढ़ में ऊपर से नीचे तक छुआ दिया है। करंट से थरथराता शरीर, गुस्से में उबलता प्रबल प्रताप। उसने खुद को संभाला, कुछ ठिठका, फिर बोला, साथियों, चीफ साहब के बाद मैं क्या कहूं? वे सब कुछ बोल ही चुके हैं। आज मैं बोलूंगा नहीं, कुछ करूंगा। फिर वह झटके से मुड़ा और एक तेज मुक्का उसने चीफ साहब की नाक पर जड़ दिया। चीफ साहब चिल्लाए, चिंता
चिंता। फिर वह लगातार चीफ साहब पर मुक्के बरसाता रहा। फिर उसने स्टैंड से माइक निकाला और चीफ साहब के माथे पर जड़ दिया। पहले तेज फिर धीमी धीमी होती उनकी कराहें माइक से होती कैंपस में दौड़ती रहीं। उसने देखा कतार में लगे लोग हिल तक नहीं रहे, सब चुपचाप अपनी जगह खड़े हैं। सुरक्षाकर्मी उतरी बंदूक लिए खामोश खड़े हैं। वह मंच से उतरा, कतार में खड़े लोगों के बीच से आगे बढ़ा। एक जानलेवा सन्नाटा सब तरफ पसरा था। चीफ साहब की कराहें अब धीमे धीमे उभर रही थी। वह मेन गेट तक आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। वह सड़क तक आया। आसमान बादलों से घिरा था। ठंडी हवाएं रह रहकर बह रही थीं। हवा में बारिश की फुहारें थीं। उसने रिक्शा रोका और धम्म से बैठ गया। पार्क होटल के सामने से गुजरता रिक्शा अब यूनिवर्सिटी चौराहे की तरफ जा रहा था। फुहारें बढ़ती जा रही थीं। तेज तेज फुहारों के बीच दूर कहीं से आवाज आ रही थी। पहले धीमे धीमे, फिर तेज तेज। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह कहाँ जा रहा है उसे कुछ नहीं मालूम। अब उसे अपना ही रास्ता खोजना था। इस शानदार कहानी के लिए हरीश पाठक जी बधाई के पात्र हैं। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, सायोनारा।